लेबनान के अंदर बैरूत में एक और हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर का कत्ल कर दिया गया है। शेख मोहम्मद हमादे इनका नाम है। ये इमाम हैं और साथ में ये हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर थे। रिपोर्ट के मुताबिक इनके सीने पर, इनके घर के बाहर 6 गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इजराइल के अलावा इसके पीछे कौन ही होगा। अभी और जानकारी नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह जहां ये कह रहा था कि हम दोबारा से मजबूत हो रहे हैं, हम ऐसा हम वैसा, ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह के एक बड़े लीडर को फिर से उनके सीने पर गोली मारकर उनके घर के बाहर ही कत्ल कर दिया गया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि हम 62 मिलियन यूरोज लेबनान की आर्मी को मजबूत करने के लिए लेबनान को देंगे। बात कर रहे हैं अगर लेबनान की, तो लेबनान के अंदर अभी भी इजराइल की फौज भारी मात्रा में तैनात है। ज़रा ये इमेज देख लीजिए। आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी, हर खबर सबूत के साथ। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, इजराइल अभी भी लेबनान के गांव और देहात और पिछड़े इलाकों में मौजूद है और शहर के बड़े बड़े इलाकों में भी इसी तरह इजराइल के टैंक मौजूद हैं। एक और डराने की खबर आ रही है लेबनान से। लेबनान के कई सैनिक बॉर्डर पर घायल हो गए हैं। सीरिया के जो नई गवर्नमेंट है जोलानी की, उनके सैनिकों ने फायरिंग की है, जिससे लेबनान के कई सारे सैनिक घायल हो गए हैं। हालात इतने ख़राब हैं सीरिया के कि जोलानी सरकार की मौजूदगी में जो गूंगी हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, मैं कोई बात किसी को गिराने के लिए किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा हूँ, सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जोलानी सरकार की मौजूदगी में इजराइल ने सीरिया के अंदर अपना मिलिट्री बेस, बहुत ही पक्का मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है। डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जो है सीरिया के अंदर अपना हवाई पट्टी ना बना ले और वहां फाइटर जेट तैनात ना कर दे। 8 से 9 दिन बाद रूस के समुद्री जहाज को सीरिया की गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेशर के बाद अनुमति दी है, जिसके बाद समुद्री जहाज के ज़रिए रशिया अपने हथियार सीरिया से निकालेगा। सीरिया के पास कई पोर्ट थे, उनमें से एक बड़ा पोर्ट रशिया के पास था। रशिया उसे कंट्रोल करता था, लेकिन अब इस नई सरकार ने रशिया के कंट्रोल से उस पोर्ट को छीन लिया है। उधर बशर अल असद के खिलाफ और भी सबूत आने के बाद फ्रांस ने बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। उधर बशर अल असद के समर्थकों को पकड़ने के लिए सीरिया के शहर होम्स की तरफ सीरिया की नई मिलिट्री रवाना हो चुकी है। वहीं भारी मात्रा में कुवैत ने भी सीरिया को मदद पहुंचा दी है। वहीं कल रात एक बड़ा हादसा हुआ तेल अवीव में, इजराइल की राजधानी में। यह व्यक्ति मोरक्कन अमेरिकन है, अमेरिका में रह रहा था, पैदाइश इसकी मोरक्को की थी, अमेरिका की भी नागरिकता इसके पास थी और टूरिस्ट वीज़ा पर यह इजराइल घूमने आया था। इसने चाकू से 3 यहूदियों पर हमला कर दिया, जिसमें यहूदी वो तीनों बुरी तरह से घायल हो गए और उसी वक्त इजराइल की मिलिट्री ने इस व्यक्ति को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कहने को तो इजराइल गाजा से निकल रहा है, लेकिन जो कुछ पीछे छोड़ के जा रहा है वो 50 साल से पहले ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ तबाही है और मलबा है, और मलबों में खून की बू। यह आप एहसास नहीं कर सकते, लेकिन देखिए। अब सोच के देखिए, 47,000 जो गाजा के अंदर लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनमें से रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 सिर्फ बच्चे हैं। 47,000 में से 30,000 सिर्फ बच्चे हैं। सोचिए, इजराइल ने एक पूरी जेनरेशन को ही ख़त्म कर दिया। अब इजराइल की जेल से जो फ़िलिस्तीनी आज़ाद हुए हैं,
उनके मुताबिक उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जुल्म की इंतहा इजराइल जेल के अंदर पार करता है और इंसानों को इंसान जेल में नहीं समझता है। उधर नेतन्याहू ने बरतानिया के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात करी है और उन पर प्रेशर बनाया है कि जो हथियार आपने रोके हुए हैं हमें देने से, उसको रिलीज जल्द से जल्द कर दो। अब हथियार की बात आई है तो एक और खबर याद आई है दोस्तों। रिपोर्ट ये है, बाइडेन प्रशासन ने जो इजराइल को हथियार देने से इनकार किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम बड़े हथियारों को इजराइल को देने के लिए अप्रूवल कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है। जंग के दौरान गजा में 214 बच्चे पैदा हुए और उसी जंग के दौरान शहीद हो गए, मारे गए। ये इजराइल का वॉर क्राइम है। इजराइल की तर्ज पे काम करने वाली फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने एक और महिला पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूएन ने जानकारी दी है कि गाजा को तुरंत इमरजेंसी बेसिस पर 2 मिलियन लोगों को ज़रूरत है मदद की। दुनिया से कहा है यूएन ने कि ज़्यादा से ज़्यादा गजा की और गजा के लोगों की मदद की जाए। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी ने इमरजेंसी ऑपरेशन रूम गाजा के अंदर अप्रूव कर दिया है, यानी एक ऐसा दफ्तर गाजा के अंदर बनाया जाएगा जहां से गजा की सिक्योरिटी और गाजा को कंट्रोल करने के तमाम काम किए जाएंगे। कामकाज तो शुरू हो ही चुका है। खान यूनिस के इलाके में वाटर पाइपलाइन, क्योंकि पानी की सप्लाई इजराइल ने उड़ा दी थी, तो पानी की सप्लाई सबसे पहले लगाना शुरू कर दी गई है। उधर हमास ने ऐलान करके बताया है कि शनिचर यानी सैटरडे, आने वाले सैटरडे के दिन हम 4 महिला सैनिक, जो 4 इजरायली सेना में थी, सैनिक थी, सेना मतलब सेना में अभी भी थी वो, जब तक वो हमास की कैद में नहीं थी, उन्होंने बताया कि हम 4 महिला इजरायली सैनिकों को रिहा करेंगे शनिचर के दिन, जिसके बदले 200 फिलिस्तीनियों को इजराइल को रिहा कर रहा होगा। उधर मोसाद के चीफ इजिप्ट पहुंचने वाले हैं इस डील पर आगे और बात करने के लिए। उधर इजराइल के ही जनरल ने, जो मैदान जंग में था, उसने अपने मुंह से कबूल कर लिया, जो हमारे गोल थे वो तमाम गोल हम अचीव ना कर पाए, जो हमारी जीत थी हम वो हासिल न कर पाए और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। दुनिया के तमाम देशों को रेटिंग देने वाली एजेंसी मोडीज ने कह दिया है कि परमानेंट सीज फायर से ही इजराइल की इकोनॉमी और जीडीपी बराबर हो सकती है, इक्वल हो सकती है, बैलेंस पे आ सकती है और इसी के बाद इजराइल का टूरिज्म और इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। इजराइल के सैनिक गाजा से जहां से निकले हैं वहां फिलिस्तीनियों ने, गाजा के लोगों ने दोबारा से फिलिस्तीन का झंडा लगाना शुरू कर दिया है। यूएन के लिए अमेरिका की जो प्रतिनिधि है, यूएन में अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाली महिला ऑफिशियल जो है, उसने औकात दिखाते हुए कहा कि इजराइल का पूरा अधिकार वेस्ट बैंक पर है। यानी अमेरिका ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वेस्ट बैंक इजराइल का है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने खुद बताया है कि नेतन्याहू को जल्द ट्रंप अलाउ कर देंगे, परमिशन दे देंगे कि पूरे वेस्ट बैंक पर कंट्रोल कर लो, कब्जा कर लो। उधर साइप्रस एक देश है, ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, वो साइप्रस इजराइल और लेबनान के करीब है। तो अमेरिका उस साइप्रस में अपना सैन्य अड्डा बना सकता है और वहां भारी मात्रा में सेना तैनात, हथियार तैनात कर सकता है। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने अपने मुंह से कह दिया है कि इसी साल के आखिर तक डोनाल्ड ट्रंप के कोशिश से इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इजिप्ट, मिस्र जो फर्जी में दिखाता है कि हम इजराइल के खिलाफ हैं, असल में 2024 में इसने 18% ज़्यादा गैस इजराइल से खरीद कर उसको खूब पैसा दिया है। जब अपने ही गद्दार हो तो फिर क्या ही हो। आज तक मुसलमान इसीलिए हारता आया है क्योंकि हमारे अपने ही गद्दार निकलते हैं। यमन के अंदर जो सरकार है वो अमेरिका की पसंदीदा है। यमन की सरकार अपने ही देश के हूथी संगठन के खिलाफ है। ऐसे में जहर उगलते हुए यमन की गवर्नमेंट ने कहा है अमेरिका और वेस्ट से कि इस वक्त ईरान बहुत कमज़ोर है, ये सुनहरा मौका है कि आप यमन पर यानी हमारे ऊपर ही हूथीस के ठिकानों पर हमला शुरू कर दो। अब आप सोचिए, ट्रंप आया ही सिर्फ एक के खिलाफ है और वो है ईरान। इजराइल के राष्ट्रपति ने खुद कहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा और मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ ईरान है। लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान और इजराइल की जंग हो। हजरात, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान और इजराइल की जंग खतरनाक है, इसका कोई फायदा नहीं है और जंग से बचना चाहिए दोनों को। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा नहीं बढ़ा है। वहीं सऊदी अरब के दूसरे डिप्लोमेट ने यह भी कहा कि ट्रंप की जो सरकार है वो ईरान से जंग का कोई रास्ता नहीं ढूंढ रही है, कोई उठरा नहीं खोज रही है। मतलब बस ये हवाएं हैं, लेकिन वो जंग। लेकिन मैं बता दूं, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की बोली हुई बातों पर भरोसा मत करिएगा। IAEA के चीफ ने, यानी न्यूक्लियर पर ध्यान देने वाली ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से परमाणु संस्था के बारे में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करनी चाहिए और इसका बातचीत के जरिए ही हल निकालना चाहिए। उधर अजरबैजान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ईरान पहुंचे हैं और ईरान के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मुलाकात की। ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप से डरा हुआ नहीं है, हम किसी भी हालात के लिए पहले से ही तैयार हैं। वहीं ईरान ने इसी सख्त मौके पर अपना एक और नया ड्रोन, एडवांस ड्रोन अबाबील 5 लॉन्च कर दिया है, जो मैदान जंग में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।